आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि क्लास जो है 10th में पढ़ना है। और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। और आज 100% NCERT का जो है हम लोग निचोड़ निकालेंगे। यह वीडियो बहुत छोटा होगा और इस वीडियो में जो है हम लोग अध्याय 1 का हाईलाइट जो है पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले कुछ इसकी विषय वस्तु हम लोग देख लेते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है और भोजन पकाया जाता है और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको सामने जो है निकल कर आ गया, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अंगूर का किण्वन हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि किण्वन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा सहायक है। तो आप आंसर याद रखिएगा, अंगूर जो हम लोग खाते हैं उसके सहायता से जो है किण्वन हो जाता है। आगे देखते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पिछली कक्षाओं में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ये NCERT की भाषा होती है, इसको हम लोग को पढ़ना पड़ता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है और हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप। इस क्रियाकलाप में शिक्षक की सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र अपने आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। कुछ प्रिकॉशंस दिया गया है। लगभग 3-4 सेंटीमीटर के लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया? देखिए, जब भी आप जो है एक मैग्नीशियम रिबन को जब आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस मैग्नीशियम रिबन पर जब हम ध्यान देंगे तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक चिमटा होता है और ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। यहाँ चिमटे के सहायता से मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है और चिमटे के सहायता से मैग्नीशियम रिबन को जलाकर क्या होता है कि एक जो है कंटेनर यानी बर्तन पे जो है, एक बर्तन पे जो है, जिसको हम लोग बर्तन का नाम देते हैं वॉच ग्लास, इस वॉच ग्लास पे जो है इसका जो चूर्ण होता है ऐसे गिराया जाता है यहाँ और देखा जाता है तो पाया जाता है कि क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। यानी हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में दहन कर रहे हैं तो वायु में दहन करने के पश्चात जो है हमारा जो प्राप्त हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, क्वेश्चन यह बनेगा कि जब मैग्नीशियम की रिबन को वायु में दहन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनता है और NCERT का हुबहू लाइन है कि जब मैग्नीशियम जो है आपका, जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यानी जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो बनाता है MgO। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है यह चूर्ण जो है किस रंग का होता है। तो ये जो होता है आपका चूर्ण श्वेत रंग का होता है मेरे प्रिय भाई, श्वेत रंग का ये चूर्ण बनता है। और क्वेश्चन IGT जो है पूछ लिया जाता है और इसको प्रूफ के तौर पर आप हम देख सकते हैं। यहाँ प्रूफ के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है देखिए ये वाला बात इस लाइन में लिखा गया है, यहाँ ध्यान से देखिए। और लिखा गया है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण बनता है।
जो कि मैं आपको समझा चुका है कि जब भी मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि MgO के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए और यहाँ से डायरेक्ट जो है हमारा क्वेश्चन बनता है। अब डायरेक्ट जो है क्वेश्चन कैसे बनता है इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए ये कांच की नली है और एक शंक्वार जो है फ्लास्क है और इसमें डाला गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग H2SO4 के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और नीचे है दानेदार जस्ता यानी जिंक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, इस वाले लाइन से जब आप देखिएगा ध्यान से तो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बनेगा। और क्वेश्चन क्या बनता है तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या मिलता है। यानी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बोर्ड का, यहाँ से आप देखेंगे ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से हम डायरेक्ट देखेंगे, कह रहा है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या मिलता है। देखिए जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ जब रिएक्शन कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा गैस का निर्माण होता है तो आप कहिएगा सर हाइड्रोजन गैस का, यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाता है कि जब भी जो है हम जस्ते पर दानेदार जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो मेरे प्यारे भाई आपको बनता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि एक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें क्या क्या घटित हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम यह देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है क्या क्या घटित हो सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन, यहाँ देखिए अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस और निकास अथवा उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। तो ये 4 पॉइंट जो है मेरे प्यारे भाई, ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बना देता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान घटित नहीं होता है। एक निगेटिव ऑप्शन रहता है, बाकी इसमें से 3 ऑप्शन सेट कर दिए जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। किसी भी रिएक्शन में ये चारों हो सकता है या चारों नहीं हो सकता है या इनमें से 2 हो सकता है, वो रिएक्शन के प्रकार एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे हम लोग जो है अब देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इससे समझने के लिए हम सबसे पहले जो NCERT का हम लोग निचोड़ निकाल रहे हैं हूबहू लाइन को पढ़ेंगे। देखिए समय देना है, समय देकर पढ़ना है, हमको तेजी में कोई ऐसी काम नहीं करना है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमने पीछे जो है पिछले अभी जो है पेज में देखे हैं। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। इसी शब्द समीकरण के रूप में लिखना सरलतम विधि होता है। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन को अगर हम लंबे लंबे जो है विवरण में लिखना शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ा बन जाता है, बोझिल बन जाता है। उसको जो है NCERT के भाषा में उसको संक्षिप्त रूप में जो है लिखा जाए तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है रासायनिक समीकरण। जैसे मैं बताया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो इसको हम लोग जो है समीकरण के रूप में Mg+O2 और रिएक्शन करके MgO आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो आपका जो लेफ्ट वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो आपका राइट वाला जो भाग होता है जो रिएक्शन के बाद जो है हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग जो है प्यारे बच्चों उसको हम लोग जो है बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, यानी उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और हिंदी में बोलते हैं हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ यही चीज़ जो है अभिकारक और उत्पाद दिया गया था और हम आपको समझा दिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण का लिखने का जो तरीका था वो भी जो है हम आपको बता चुके हैं कि ये रासायनिक समीकरण का लिखने का तरीका कैसे होता है। तो ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। एरो का साइन इसमें यह दिखाता है कि रासायनिक अभिक्रिया इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये आपका जो है इतना पोर्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इतना पोर्शन मेरे प्यारे भाई यह हो जाएगा आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है आपका
ये प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से इस चैप्टर का, तो इसको जो है हमको अच्छा से समझना है, और इसको समझने के लिए हमको पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी, और हम पेंसिल का यूज करेंगे भी। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। नहीं स्मरण है तो मैं आपको बता देता हूँ कि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जाता है, वो केवल रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, तो जिसने अपनी 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे रिएक्शन मान लीजिए हम आपको कराएं, रिएक्शन कराएं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को, तो रिएक्शन करा के हम बनाएं मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम क्या बनाएं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएं। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, तो जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान होगा, जो रिएक्टेंट का जो है मास होगा, उतना ही मास जो है आपका किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। और दोनों का जो मास जो है आपका, दोनों का मास जो है आपका बराबर होना चाहिए, तभी जाकर जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं, ये फॉलो होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है अभी आपके सामने जो है मेरे प्यारे भाई, अभी आपके सामने जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताया है। यहाँ देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जितना मास ऑफ जो है आपका, मास ऑफ जो है रिएक्टेंट होगा, जितना मास ऑफ आपका रिएक्टेंट होगा इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। यही आपका है इस टॉपिक का निचोड़, मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। इसको आप जो है हूबहू इस लाइन को आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। और देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में रिएक्शन करके बनाया है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब आइए इसको हम रासायनिक समीकरण में दर्शाते हैं। तो रासायनिक समीकरण में जब आप दर्शाइएगा मेरे प्यारे भाई, तो कुछ इस तरीक़ा से आपको रासायनिक समीकरण में दर्शाएगा, यानी Zn प्लस H2SO4 आपस में रिएक्शन करके बनाया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। अब इसको हमको क्या करना है, मास जो है इक्वल करना है। तो मास इक्वल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। देखिए, मास इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो है बॉक्स के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, उसमें सबसे पहले तत्व कितने इस्तेमाल किए गए थे, तो जो तत्व इस्तेमाल किए गए थे आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, Zn H2SO4 और ZnSO4, और यानी हम कह सकते हैं कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब आप इस रिएक्शन को जब देखिएगा, इस रिएक्शन को जब आप देखिएगा, यहाँ Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, रिएक्शन मैंने लिख दिया। अब इसमें जब देखिएगा तो जिंक जो है अकेला है, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अभी नहीं समझिएगा फिर आगे चल के दिक्कत होगा। जिंक जो है आपका क्या है, अकेला है, तो अकेला है तो यहाँ पे हम लिख दिए 1, यानी ये जो है परमाणुओं की संख्या लिख रहे हैं। अब हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, तो हाइड्रोजन के पास देखिए H2 है, तो H2 मतलब होता है 2 एटम, कितना एटम, तो 2 एटम। फिर यहाँ देखिए सल्फर जो है अकेला है, तो सल्फर के पास देखिए 1 एटम। और फिर यहाँ देखिए O4 है, H2SO4, तो यानी ऑक्सीजन के पास कितना एटम है, तो ऑक्सीजन के पास आपको आएगा 4 एटम है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब हम उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद का अर्थ होता है कि जो रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनता है। तो उत्पाद में जब हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या, तो जिंक यहाँ कितना है, तो जिंक जो है अकेला है, तो जिंकों की संख्या 1 है। आपका सल्फर कितना है, तो सल्फर भी यहाँ जो है अकेला है, तो यहाँ अकेला है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 गो है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी 2 है। यानी देखिए यहाँ जो है, यानी LHS में, यानी रिएक्टेंट में जितना मास है उतना मास आपका RHS में, प्रोडक्ट में है। फिर यहाँ जितना रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में, जितना रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है हमारा सिद्धांत लागू हो जाता है। और ये जो इक्वेशन है, ये हम कह सकते हैं कि ये पूरे कंप्लीट इक्वेशन जो है आपका एक बैलेंस इक्वेशन है।
एक बैलेंस इक्वेशन है, यानी संतुलित क्या है, संतुलित समीकरण है। ये जो है आपका बैलेंस इक्वेशन है। तो ऐसे जो है हम लोग बैलेंस करते हैं, जहाँ पे जो है एक एक एटम को काउंट करके और उसको इक्वल कर किया जाता है। इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड भी आता है इक्वल करने में। तो इस तरीक़े से आप लोग जो यहाँ देखें, कुछ कुछ जो है रिएक्शन आपका जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना, और उस रिएक्शन को भी हम लोग समझते चलेंगे। और जैसे इस वाले बॉक्स को देखिए, यहाँ Fe+4H2O, यानी आयरन जो है जल से रिएक्शन करके बनाया है Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको हमको मान लीजिए इक्वल करना है। तो यहाँ देखिए Fe जो है यहाँ कितना है, तो Fe सिंगल है, लेकिन Fe यहाँ कितना है, तो 3 है, और यहाँ सिंगल है, अकेला है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो अगर 4H2O ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, क्योंकि 4 से इसमें गुना है। तो इसमें हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन जो है कितना है, 4 है। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो आगे चलकर हमको इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो देखिए हम आगे चल कर इसको ऐसे बैलेंस करेंगे। तो हम अभी आपको पीछे पीछे लिखे थे, तो आपको ऑक्सीजन कितना था, 4 था, लेकिन हाइड्रोजन कितना था, 2 था। तो इसमें 2 था, तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट में जो है आपका 2 था, तो यहाँ जो है 4 लगा दिया गया है, तो यानी ये जो है बैलेंस हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो आपका सेम था, और Fe3 था, तो Fe यहाँ कितना था, 3 है। तो यहाँ ये जो आपका मतलब आयरन जो है Fe जो है, फेरम जो है यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ सिंगल है। तो आगे चलकर इसमें भी जो है आपको 3 लगेगा। देखिए यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो आगे चलकर इसको भी 3 लगेगा। यानी एटम काउंट करके जो है हम बैलेंस कर लेते हैं, और फाइनल जो है आपका बैलेंसिंग करने के बाद यही बनेगा। हाइड्रोजन आपका 2 था, तो इसको 4 करके 4 दूना 8 को हाइड्रोजन कर दिए, क्योंकि यहाँ भी 8 को हाइड्रोजन है। और यहाँ देखिए Fe3O4 में 3 गो फेरम था, तो यहाँ 3 लगा कर इसको भी 3 गो फेरम कर दिए। तो ऐसे हम लोग जो है बैलेंस करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको वीडियो जो है ज़रूर देखना चाहिए। पहला जो नाम है आपका, ये है आपका नाम है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन में क्या होता है, नाम से ही देख रहे हैं कॉम्बाइन होगा। तो आइए देखते हैं। और ये वाला जो है आप लोग या मतलब इसको देखते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे है आपका ये वाला भाग, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये वाला देखिए आप, यानी जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया से बुझे हुए चूर्ण का निर्माण। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं किसको, जल को, तो बुझा हुआ चूना हमको मिलता है। अब देखिए बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, तो ये वाला आप इससे जो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड में होता है। इस मतलब होता है सॉलिड। और देखिए H2O है, जल से रिएक्शन करता है, बिना बुझा हुआ चूना बनाया, मतलब सॉरी बुझा हुआ चूना बनाया। बिना बुझा हुआ चूना का अर्थ है CaO। बुझा हुआ चूना का अर्थ होता है यानी इसमें OH आ गया, तो OH मतलब आप समझिए रहे हैं हाइड्रोक्साइड, यानी जल आ गया, तो जल आ गया तो बुझ गया। तो ऐसे याद रखिएगा आप। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वारेरिया होता है, और ये जो है आपका हीट जो है प्रोड्यूस हुआ। तो मैं आपको बताया था कि जब पढ़ाया था, तो एक जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या घटित होता है, तो ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा बना हुआ है, इन ताप में परिवर्तन हो गया। तो आप इस प्रकार से जो है ये संयोजन कर रहे हैं। यहाँ कैल्शियम का रिएक्शन जो है किसके साथ हो गया, हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर यहाँ क्या बन गया, हीट बन गया। तो संयोजन अभिक्रिया जो है आप देख सकते हैं। और ये वाला पॉइंट से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आप जो है इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि ऊपर की प्रक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यानी देखिए निर्मित बुझे हुए चूने दीवारों की सफ़ेदी के लिए, यानी कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग जो है वो दीवारों की जो है सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली क्या बना देती है, परत बना देती है। देखिए कौन सा परत, कैल्शियम कार्बोनेट की परत। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे दीवार में चमक आ जाता है। रोचक बात यह है कि संगमरमर की रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही होता है। तो संगमरमर जो हम लोग देखते हैं, जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है, तो ताजमहल का जो संगमरमर लगा हुआ है उसका जो है सूत्र होता है CaCO3 ही इसका क्या होता है, सूत्र होता है। और रिएक्शन जो है कुछ इस प्रकार से जो है रिएक्शन आपका दिया गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये बनाया है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, और H2O
यानी जल। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हम लोग संगमरमर के नाम देंगे, संगमरमर, जो कि इससे हमारा बना हुआ है ताजमहल। क्या बना हुआ है मेरे दोस्त? ताजमहल बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो है आगे आप देखिएगा तो एक है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया पे यहाँ जब देखिएगा तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे आपको दिया है, तो आप जाइए इसको यहाँ से पढ़िए। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं की उपस्थित ऑक्सीजन में मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। यानी इसका विशेष नाम हमारा क्या है? श्वसन है। और फाइनली इस प्रकार का जो है कुछ रिएक्शन बनता है, और रिएक्शन ऐसे कुछ बनता है जैसे 6C6H12O6 प्लस 6O2 आपस में रिएक्शन करके बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O। इसी को जब आप देखिएगा ना तो किसी किसी बुक में ई वाला पहले लिख देता है और ई वाला बाद में लिख देता है। यानी मुख्य रूप से आप जब देखिएगा ना तो ये जो है आपका क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। दूसरा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद प्यारे बच्चों है वियोजन अपघटन अभिक्रिया, जिसमें जो है क्या होगा? वियोजन होगा। और वियोजन अपघटन अभिक्रिया आप इसको देख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया है, यानी इसमें जो है यह अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट टूट कर छोटे जो है पदार्थ में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे आप यहाँ से देखिएगा, इस लाइन को, 2 लाइन को यहाँ पढ़िए तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद जो है क्या करता है? प्रदान करता है।